मोबाइल फोन की घंटी बजते ही दीपेंद्र की नज़र स्क्रीन पर चली गई। अंकिता उर्फ लाडो का नाम देखकर उसके चेहरे पर चमक सी आ गई। झट से फोन रिसीव करके बोला, हेलो अंकिता, कैसी हो, सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है दीपेंद्र, मैं बहुत परेशान हूँ, अंकिता भर्राए आवाज में बोली। क्या बात है, साफ साफ बताओ, दीपेंद्र ने परेशान होकर पूछा। विशाल ने मेरा जीना दूभर कर दिया है, अभी अभी धमकी देकर गया है कि अगर मैं तुमसे मिली या बात की तो वह दोनों के हाथ पैर तोड़ देगा। मेरा जी बहुत घबरा रहा है, तुम जल्दी से आ जाओ, घंटे वाले मंदिर पर मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, अंकिता ने रुआंसी होकर कहा। तो दीपेंद्र ने धमकाने वाले अंदाज में कहा, उस हरामजादे की इतनी हिम्मत कि वह तुम्हें धमकी दे? तुम बिल्कुल मत घबराना, मैं अभी तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ। ये कहकर दीपेंद्र ने फोन काट दिया। इसके बाद वह तैयार होने लगा तो छोटी बहन ज्योति ने पूछा, भैया इस समय कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, बस अभी आता हूँ, दीपेंद्र ने कहा। भैया जल्दी आ जाना, अकेले घर में डर लगता है, ज्योति ने कहा। तुम अंदर से दरवाजा बंद रखना, मैं एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, किसी भी सूरत में 1.5-2 घंटे में आ जाऊंगा, दीपेंद्र ने कहा और घर से निकल गया। ये 20 जुलाई की दोपहर की बात है। ज्योति घर में अकेली थी, इसलिए वह बेसब्री से भाई के वापस आने का इंतजार कर रही थी। दीपेंद्र ने 1.5-2 घंटे में आने के लिए कहा था, उतना समय तो उसने आसानी से बिता दिया, लेकिन जब समय ज्यादा होने लगा तो उसने दीपेंद्र को फोन किया। पता चला उसका फोन बंद है। उसकी मां आशा छोटे भाई अतुल के साथ बड़ी बहन अनीता की ससुराल गई थी, इसलिए दीपेंद्र का फोन बंद होने से उसे घबराहट होने लगी। वह लगातार भाई को फोन लगाने लगी। काफी कोशिश के बाद भी जब दीपेंद्र के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो उसने बरेली गई मां को सारी बात बताकर तुरंत घर आने को कहा। ज्योति को लग रहा था कि भाई के साथ कुछ गड़बड़ हो गई है, इसलिए मां को सूचना देने के बाद उसने मौसा मुकुंद वल्लभ, चचेरे भाई सागर, ज्ञान, चाची कांति और बुआ बब्बन को भी इस बात की सूचना दे दी। दीपेंद्र के घर न लौटने की जानकारी मिलते ही सभी ज्योति के घर आ गए। सलाह मशविरा करके सभी दीपेंद्र की खोज में जुट गए। काफी कोशिश के बाद भी दीपेंद्र का कुछ पता नहीं चला। मोबाइल बंद होने की वजह से उससे संपर्क भी नहीं हो पा रहा था। जब दीपेंद्र का कहीं पता नहीं चला तो देर रात उसके चाचा वीरेंद्र मोहन सैनी थाना कर्नलगंज पहुंचे और थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह यादव को सारी बात बताकर गुमशुदगी दर्ज करानी चाहिए, लेकिन बिना गुमशुदगी दर्ज किए ही थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह यादव ने उन्हें वापस भेज दिया। सुबह दीपेंद्र की मां आशा देवी भी बरेली से आ गईं। आते ही वह छोटे बेटे अतुल के साथ सीधे थाने गईं और थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह यादव से बताया कि उनके बेटे दीपेंद्र का अपहरण हुआ है। थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह यादव ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि उसका अपहरण हुआ है? किसने और क्यों किया है उसका अपहरण? साहब, विशाल और उसकी मंगेतर अंकिता उर्फ लाडो ने उसका अपहरण किया है। पहले भी वह उसके साथ मारपीट कर चुका है, आशा देवी ने रोते हुए कहा। क्यों किया था मारपीट? थाना प्रभारी ने पूछा। साहब, मेरा बेटा दीपेंद्र अंकिता से प्रेम करता था, जबकि अंकिता की शादी विशाल से तय थी, इसलिए विशाल को अंकिता और दीपेंद्र का मिलना जुलना पसंद नहीं था। इसी बात को लेकर अक्सर दोनों में तकरार होती रहती थी, आशा देवी ने कहा। ठीक है, तुम अभी जाओ, शाम को दीपेंद्र की 2 फोटो लेकर आना, उसके बाद हम तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज कर लेंगे, आश्वासन देकर थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह यादव ने आशा देवी को घर भेज दिया। दीपेंद्र के फोटो लेकर आशा देवी शाम को थाने पहुंची और थाना प्रभारी से दीपेंद्र के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करने को कहा, लेकिन बुलाने के बावजूद थाना प्रभारी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इस तरह 22 जुलाई का भी दिन बीत गया। 23 जुलाई की सुबह वीरेंद्र मोहन सैनी अपनी पालतू कुतिया को टहलाने के लिए थाना कर्नलगंज के ठीक पीछे बने नगर निगम वर्कशॉप पार्क में ले गए। पार्क में बने कुएं के पास उन्हें एक जूता दिखाई दिया। जूते पर उन्हें संदेह हुआ तो उन्होंने फोन करके घर वालों को बुला लिया। जूता देखते ही अतुल ने कहा, अरे ये जूता तो दीपेंद्र भैया का है। इसके बाद अतुल, सागर और ज्ञान ने कुएं में झांका तो उन्हें उसमें एक लाश दिखाई दी। जूते से सबको यही लगा कि कुएं में पड़ी लाश दीपेंद्र की हो सकती है, इसलिए तुरंत इस बात की सूचना थाना कर्नलगंज पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह यादव सिपाहियों के साथ वहां आ पहुंचे। उन्होंने साथ आए सिपाहियों की मदद से लाश बाहर निकलवाई तो उसे देखते ही आशा देवी रोने लगी। उन्हीं के साथ घर के अन्य लोग भी रोने लगे।
वह लाश 2 दिनों से गायब आशा देवी के 30 वर्षीय बेटे दीपेंद्र की थी। दीपेंद्र की हत्या और लाश बरामद होने की खबर आसपास के मोहल्लों तक पहुंची तो पार्क में अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। लोगों को लग रहा था कि अगर पुलिस ने समय पर कार्रवाई की होती तो उसकी जान बच सकती थी। इसी बात को लेकर लोगों में गुस्सा था। सूचना पाकर एसपी क्राइम MP वर्मा और क्षेत्राधिकारी PK चावला भी घटनास्थल पर आ गए थे। भीड़ की नाराजगी को भांपकर उन्हें लगा कि यहाँ बवाल हो सकता है, इसलिए उन्होंने बजरिया, नवाबगंज, वालटोली, स्वरूपगढ़, काकादेव आदि थानों की पुलिस बुला ली। इसके बाद गुस्साई भीड़ को उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर समझाया और कोई अनहोनी हो उसके पहले ही घटनास्थल की सारी कार्रवाई निपटाकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। घटनास्थल पर होने वाले बवाल को पुलिस अधिकारियों ने समझा बुझा कर टाल दिया था, लेकिन उनके मन में जो आग जल रही थी उसे शांत करने के लिए वे दीपेंद्र की प्रेमिका अंकिता, जिस पर हत्या का शक था, के घर जा पहुंचे। दीपेंद्र की मां आशा, बहन आरती, ज्योति, बुआ बब्बन और चाची कांति अंकिता को पकड़कर पिटाई करने लगी। उन्होंने उसके कपड़े भी फाड़ दिए। अंकिता के पिता राजा और मां ने उसे छुड़ाना चाहा तो साथ आए लोगों ने उनकी भी पिटाई कर दी। कपड़े फट जाने से अंकिता अर्धनग्न हो गई थी। उसी हालत में उसे घर के बाहर खींच लाया गया। लोग उसका तमाशा बना रहे थे। तभी इस बात की सूचना पाकर वहां पुलिस पहुंच गई और काफी मशक्कत करके भीड़ से निकालकर उसे थाने ले आई। दीपेंद्र के घर वालों ने अंकिता और उसके मंगेतर विशाल पर हत्या का आरोप लगाया था। अंकिता गिरफ्त में आ चुकी थी, अब विशाल को गिरफ्तार करना था। पुलिस ने जब मुखबिरों से विशाल के बारे में पता किया तो जानकारी मिली कि वह बकरमंडी ढाल पर मौजूद है। थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह यादव पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे और मुखबिर की निशानदेही पर विशाल को गिरफ्तार कर लिया। उसे थाना कर्नलगंज ले आया गया। इस तरह लाश मिलने वाले दिन ही यानी 23 जुलाई को दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। थाने में विशाल से दीपेंद्र की हत्या के बारे में पूछा गया तो बड़ी आसानी से उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि मंगेतर अंकिता और भाई विकास की मदद से उसने दीपेंद्र की हत्या की थी। इसके बाद अंकिता से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह दीपेंद्र से प्यार करती थी, लेकिन उसकी जिद, गाली गलौज और धमकियों से परेशान होकर उसने अपने मंगेतर विशाल से कहकर उसकी हत्या करा दी थी। विशाल और अंकिता ने दीपेंद्र की हत्या का अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। इसलिए थाना कर्नलगंज पुलिस ने मृतक दीपेंद्र की मां आशा देवी की ओर से उसकी हत्या का मुकदमा विशाल, विकास और अंकिता के खिलाफ दर्ज कर विस्तार से पूछताछ की। इस पूछताछ में प्रेम त्रिकोण में हुई हत्या की जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार थी। उत्तर प्रदेश के महानगर कानपुर के थाना कर्नलगंज का एक मोहल्ला है मकराबतगंज। इसी मोहल्ले में राजा अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी मीना के अलावा 2 बेटियां अंकिता उर्फ लाडो और सुनीता थीं। राजा प्राइवेट नौकरी करता था जिसके वेतन से किसी तरह गुजर हो रहा था। राजा की आर्थिक स्थिति भले ही बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन संयोग से उसकी दोनों ही बेटियां बहुत खूबसूरत थीं। बड़ी बेटी अंकिता थोड़ा आज़ाद ख्याल की थी। उसे सहेलियों के साथ घूमने फिरने, गप्पे लड़ाने में बड़ा मजा आता था। राजा और मीना को लगा कि अंकिता सयानी हो गई है और उसके कदम बहक सकते हैं, तो वे उसकी शादी के बारे में सोचने लगे। उन्होंने उसके लिए घरवर की तलाश शुरू कर दी। उनकी कोशिश का सुखद परिणाम निकला। पास के ही मोहल्ले कर्नलगंज में रहने वाला विशाल उन्हें पसंद आ गया। उसके परिवार में माता पिता के अलावा एक भाई विकास था। विशाल शरीर से हृष्ट पुष्ट था ही, देखने में भी सुंदर था, लेकिन अभी वह करता धरता कुछ नहीं था। दिन भर इधर उधर घूमता रहता था। इसके बावजूद ज्यादा दान दहेज न दे पाने की वजह से राजा ने बेटी की शादी उसके साथ तय कर दी। शादी हो पाती उसके पहले ही राजा की तबीयत खराब हो गई। राजा की बीमारी काफी गंभीर थी। जांच में पता चला था कि उसे कैंसर है। कैंसर का इलाज काफी महंगा था। अंकिता अपनी शादी को भूलकर मां की मदद से पिता का इलाज कराने लगी। इसके लिए मीना को दूसरे के घरों में जाकर काम करना पड़ रहा था, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। पिता की बीमारी की वजह से अंकिता की शादी टल गई थी। मजबूरी की वजह से विशाल भी चुप था। मकराबतगंज के जिस हाता नंबर 8 में अंकिता रहती थी, उसी में दीपेंद्र सैनी भी रहता था। वह सुरेंद्र मोहन सैनी का बेटा था, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। उसके परिवार में मां आशा देवी के अलावा एक भाई अतुल तथा 2 बहनें अनीता और ज्योति थीं। अनीता की शादी हो चुकी थी।
खाते पीते परिवार का दीपेंद्र शरीर से स्वस्थ और हंसमुख स्वभाव का था। वह मैग्ना फाइनेंस कंपनी में नौकरी करता था। आकर्षण व्यक्तित्व वाला दीपेंद्र रहता भी बनसंवर कर था। पड़ोस में रहने की वजह से अक्सर दीपेंद्र की नज़र अंकिता पर पड़ जाती थी। जवानी की दहलीज पर खड़ी अंकिता धीरे धीरे उसके दिल में हलचल पैदा करने लगी। दीपेंद्र का दिल उस पर आया तो वह उसकी एक झलक पाने के लिए उसके घर के चक्कर लगाने लगा। तभी उसे पता चला कि अंकिता के पिता को कैंसर हो गया है। हमदर्दी जताने के बहाने वह उसके घर आने जाने लगा। अंकिता ने दीपेंद्र की चाहत को भांप लिया था, इसलिए जब दीपेंद्र उसके घर आता वह उसके आसपास ही बनी रहती और इस बात की कोशिश करती कि दीपेंद्र ज्यादा से ज्यादा देर तक उसके घर रुके। उसे रोकने के लिए ही वह उसे चाय पिए बिना नहीं जाने देती थी। अंकिता अब दीपेंद्र की नींद हराम करने लगी थी। उसी की यादों में वह पूरी की पूरी रात करवटें बदलता रहता था। दिन में भी उसकी वजह से उसका मन काम में नहीं लगता था। लगभग वही हाल अंकिता का भी था। दीपेंद्र की चाहत ने अंकिता को मंगेतर से बेवफाई के लिए मजबूर कर दिया। चाहत की आग दोनों ओर बराबर लगी थी, इसलिए दोनों को अपने अपने दिलों की बात एक दूसरे से कहने में जरा भी झिझक नहीं हुई। मीना पति को अस्पताल लेकर चली जाती तो अंकिता घर में अकेली रह जाती थी, क्योंकि उसकी बहन भी मां की मदद के लिए उसके साथ चली जाती थी। अंकिता से मिलने का दीपेंद्र के लिए यह उचित समय होता था। जल्दी ही दोनों इस एकांत का गलत फायदा उठाने लगे। धीरे धीरे दोनों की प्रेम कहानी बढ़ती ही गई। अंकिता के शरीर पर जो हक उसके मंगेतर विशाल का होना चाहिए था, अब वह उसके प्रेमी दीपेंद्र का हो गया था। अंकिता से प्रेम संबंध बनने के बाद दीपेंद्र का उसके घर आना जाना कुछ ज्यादा ही हो गया था। अंकिता से वह उसके घर में तो मिलता ही था, उसे होटल रेस्टोरेंट भी ले जाता था। कमाई का एक बड़ा हिस्सा वह अंकिता और उसके घर वालों पर खर्च करने लगा था। वह अंकिता का पूरा खर्च तो उठाता ही था, उसके बाप के इलाज के साथ साथ घर खर्च के लिए भी पैसे देता था। उसकी इस मदद से राजा और मीना भी उसके एहसानों तले दब गए थे। कहा जाता है कि जब राजा का ऑपरेशन हुआ था तो उसने 50,000 रुपए दिए थे। किसी दिन दीपेंद्र और अंकिता को कहीं एकांत में प्रेमी प्रेमिका की तरह सटकर बैठे अंकिता के मंगेतर विशाल ने देख लिया। उस समय तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन शाम को वह अंकिता के घर पहुंच गया। वहां भी उसने अंकिता से कुछ कहने के बजाय अपने होने वाले ससुर राजा से कहा, बाबूजी, आपने अंकिता की शादी तय तो मेरे साथ की है, लेकिन ये गुलछर्रे किसी और के साथ उड़ा रही है। आप इसे रोकिए, वरना मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगा। ऐसा मत करना बेटा, मैं अंकिता को समझाऊंगा। राजा ने विशाल को समझाने की कोशिश की। विशाल के जाने के बाद राजा ने अंकिता से पूछा, बेटी, विशाल जो कह रहा था क्या वह सच था? कहीं वह तुम्हें बदनाम करके ये रिश्ता तो नहीं तोड़ना चाहता? बेटी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इसके बावजूद सच्चाई जानना चाहता हूँ। पापा, विशाल जो कह रहा था वह सच है। उसने मुझे दीपेंद्र के साथ देख लिया था। दीपेंद्र और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए अक्सर मिलते रहते हैं। अंकिता ने सच्चाई बता दी। अंकिता ने जो बताया उसे सुनकर राजा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारी शादी विशाल से तय हो चुकी है, इसलिए तुम्हारा दीपेंद्र से एकांत में मिलना ठीक नहीं है। ठीक होते ही मैं तुम्हारी शादी उसके साथ कर दूंगा, इसलिए अब तुम दीपेंद्र से मिलना जुलना बंद कर दो। अंकिता की मां मीना ने भी प्यार से समझाया, बेटी, तू दीपेंद्र से मिलना जुलना बंद कर दे, इसी में हम सबकी भलाई है। दीपेंद्र और हमारी जाति अलग अलग है, इसलिए उसके घर वाले कभी तेरी शादी उसके साथ नहीं करेंगे। तेरी सगाई हो चुकी है, दो नावों पर पैर रखना ठीक नहीं है। माँ बाप की नसीहत अंकिता को उचित तो लगी, लेकिन वह उस पर अमल नहीं कर सकी, क्योंकि दीपेंद्र से मिलने से वह खुद को एकदम से रोक नहीं पा रही थी। लेकिन पहले से कुछ कम जरूर कर दिया था। दीपेंद्र उसे मिलने के लिए पार्क या रेस्टोरेंट में बुलाता तो वह कोई न कोई बहाना बनाकर मना कर देती, जबकि दीपेंद्र मानता ही नहीं। वह नाराज होकर उसे जलील करने लगता। कभी भी तो वह रास्ते में ही उसका हाथ पकड़ लेता और साथ चलने की जिद करने लगता। यही नहीं, मना करने पर वह गाली गलौज और मारपीट पर उतारू हो जाता। दीपेंद्र की इन हरकतों से अंकिता परेशान रहने लगी। वह उससे डरने लगी। होली के त्योहार पर दीपेंद्र ने अंकिता का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती साथ ले जाने लगा। अंकिता ने मना किया तो उसने गाली गलौज तो की ही, उस पर हाथ भी उठा दिया। दीपेंद्र की इस हरकत से परेशान होकर अंकिता ने अपने मंगेतर विशाल से उसकी शिकायत कर दी।
मामला पुलिस तक पहुंचा। तब पुलिस ने दोनों पक्षों में समझौता करा दिया। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो दीपेंद्र और भी आक्रामक हो गया। वह अंकिता को मोबाइल फोन पर बात करने के लिए दबाव डालता, गंदे और अश्लील मैसेज भेजता, बात न करने या जवाब न देने पर गाली गलौज करता, धमकियां देता। डर के मारे वह कभी उससे प्यार की 2-4 बातें कर लेती तो कभी कोई बहाना बना देती। अब वह उसके साथ कहीं आने जाने से भी बचने लगी थी। अगर कभी जाती तो मजबूरी में जाती। इस तरह अंकिता प्रेम त्रिकोण में उलझ कर रह गई थी। दीपेंद्र सामने होता तो उसे उसकी बाहों में झूलना पड़ता और जब मंगेतर विशाल सामने होता तो उसे उसकी वफादार बनना पड़ता। दीपेंद्र के घर वालों को भी अंकिता और उसके प्रेम संबंधों के बारे में पता था। सब जानते थे कि वह अपनी कमाई उसी पर लुटा रहा है, लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि वह किसी भी हालत में यह शादी नहीं होने देंगे। दीपेंद्र को समझाया भी गया था, लेकिन वह अंकिता से संबंध तोड़ने को तैयार नहीं था। 17 जुलाई को दीपेंद्र ने अंकिता से साथ चलने को कहा। उसने मना कर दिया तो दीपेंद्र ने गाली गलौज करते हुए उसे खूब जलील किया। गाली गलौज में उसने ऐसे गंदे शब्दों का उपयोग किया कि अंकिता का कलेजा छलनी हो गया। उसने उसी समय तय कर लिया कि अब किसी भी सूरत में इस आदमी से छुटकारा पाना है। उसने अपने मंगेतर विशाल से दीपेंद्र की शिकायत करके उससे छुटकारा दिलाने की विनती की। इसके बाद विशाल ने अंकिता की मदद से दीपेंद्र को ठिकाने लगाने की योजना बना डाली। दीपेंद्र को ठिकाने लगाना विशाल के अकेले के वश का नहीं था, इसलिए उसने इस योजना में अपने छोटे भाई विकास से बात की। बात घर की इज्जत की थी, इसलिए वह भाई की मदद के लिए राजी हो गया। योजना के अनुसार अंकिता ने 20 जुलाई की दोपहर को दीपेंद्र को फोन करके घंटे वाले मंदिर पर बुलाया। दीपेंद्र तो ऐसा मौका ढूंढता ही रहता था। वह तुरंत घंटे वाले मंदिर पर पहुंच गया। अंकिता वहां उसका इंतजार कर रही थी। दोनों बातें करने लगे। योजना के अनुसार थोड़ी देर बाद विशाल भी आ गया। उसके आते ही अंकिता चली गई तो विशाल दीपेंद्र को बातचीत करने के बहाने घंटे वाले मंदिर के पीछे नगर निगम वर्कशॉप पार्क में ले आया। पार्क में बड़ी बड़ी झाड़ियां थीं। दोपहर होने की वजह से वहां सन्नाटा पसरा था। अंकिता को लेकर दीपेंद्र और विशाल में बातचीत शुरू हुई। जल्दी ही यह बातचीत गाली गलौज और मारपीट में बदल गई। विकास पहले से ही आकर वहां छिपा था। दीपेंद्र और भाई के बीच मारपीट होते देख उसने वहां पड़ी ईंट उठाई और दीपेंद्र के सिर पर दे मारी। दीपेंद्र की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। उसके गिरते ही विकास ने दूसरा वार कर दिया। ईंट की चोटों से दीपेंद्र बिना चीखे ही बेहोश हो गया। उसके बेहोश होते ही विशाल ने चाकू निकाला और बेरहमी से उसकी गर्दन रेत दी। इतने से भी उसका मन नहीं भरा तो उसने उसका एक कान काट दिया और एक आंख फोड़ दी। इस तरह क्रूरता से हत्या करने के बाद दोनों भाइयों ने शव को घसीटकर पार्क में सूखे पड़े कुएं में फेंक दिया। घसीटते समय ही दीपेंद्र का जूता निकल गया था, जिसने कुएं में लाश पड़ी होने की चुगली कर दी थी। लाश कुएं में फेंककर विशाल ने अंकिता को फोन करके दीपेंद्र की हत्या की सूचना दे दी। इसके बाद दोनों भाई वहां से फरार हो गए। पुलिस ने उसी दिन घटनास्थल से वह ईंट बरामद कर ली थी, जिससे दीपेंद्र के सिर पर चोट पहुंचाई गई थी। इसके बाद विशाल की निशानदेही पर चाकू और उसके कपड़े बरामद कर लिए गए थे। सारे सबूत जुटाकर पुलिस ने 24 जुलाई को अंकिता और विशाल को अदालत में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया।